गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में। सेल जो एवरेडी का निपो का जो मार्केट के अंदर जो सेल बिकता है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से लिखते हैं। जो सेल होता है उसके बारे में हमें A to Z सारी की सारी चीजें आज पढ़नी है। तो ये टॉपिक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, लेंथी टॉपिक है, बड़ा सारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है सेल की। अब सेल के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, अब हमें वो देखो। मान लो हमने एक बीकर ले लिया, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इस बीकर के अंदर मुझे डालना है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है पहला इलेक्ट्रॉन और ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, पॉइंट बी, ठीक है। इसको मैंने दे दिया पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब 2 डेफिनेशंस मैं वो बता रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है, जो आ भी चुकी है। अब ये जो सर्किट है फिलहाल ओपन सर्किट है, क्योंकि मैंने इस पॉजिटिव टर्मिनल को इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मूव करेंगे और A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस टाइम A और B पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा ओपन सर्किट के अंदर, और ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ठीक है। EMF को हम E से लिखते हैं और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूं तो उस टाइम क्या होगा, सर्किट को क्लोज करते ही करंट फ्लो होगा, बस इतना फर्क आ जाएगा। अगर सर्किट ओपन है तो करंट की वैल्यू 0 है, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट की कोई ना कोई वैल्यू है। उस टाइम A और B पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब हम इससे आगे की बातें करते हैं। अब ये जो मैंने सिस्टम लिया है इसको हम बोलते हैं सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीजें हमने ली हैं। सबसे पहले एक लिया है बीकर, बीकर के बीच में मैंने डाल दिए 2 इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स को मैंने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबो दिया, ठीक है। अब बात सबसे पहले है इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, वो एक रेजिस्टेंस ही होता है जिसकी यूनिट ओम होती है। बस यहाँ पर बात इंटरनल रेजिस्टेंस की है, जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से लिखेंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सेल के साथ जोड़ा जाता है, हम जोड़ते हैं, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो सेल के अंदर ही मौजूद होता है, जो हमें नहीं दिखता, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज को रेजिस्ट करने की। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया है उसके जो आयंस होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। उनके रास्ते के बीच में जो भी रुकावटें आती हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम देख सकते हैं, वो एक सेल के अंदर की ही एक प्रॉपर्टी होती है जो आयंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में रेजिस्ट करती है, उसको दिक्कत पैदा करती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आयन मूव करना चाहते हैं और उसके बीच में अगर बहुत सारी रुकावटें हैं, किसी भी चीज के कारण हो, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3-4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी, किस किस चीज के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड्स के नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस बॉडी के बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, किस चीज के बने हुए हैं, उस चीज के ऊपर।
दूसरी चीज जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है इस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस चीज से बना हुआ है, क्या है वो, उस चीज के ऊपर। तीसरी बात जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। एक बात मैं आपको बता दूं, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जितनी कम डिस्टेंस होगी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उतना ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू सेल। ये पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोड्स का एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मोर द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, लेस विल बी द डिस्टेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड लेस विल बी द रेजिस्टेंस, या लेस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी अगर मुझे इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर घटाना हो तो या तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस को कम कर दो और या फिर इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ा दो। अगर आप इलेक्ट्रोड्स का एरिया अगर बढ़ा दोगे तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस अपने आप ही कम हो जाएगी, जिसके कारण इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है आर की वैल्यू और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर की वैल्यू। ये दो पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक बात याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल की प्रॉपर्टी होती है जो हम कनेक्ट नहीं करते, जो सेल के अंदर ही उसका एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो आयंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए उसको रुकावटें पैदा करे, रेजिस्ट करे, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा स्मॉल आर से लिखा जाएगा और उसकी यूनिट वही होगी जो एक्चुअली में रेजिस्टेंस की होती है, ओम। बस ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो होता है जो हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुकाबले। तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए दो डायग्राम्स बनाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे करेंगे। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा, ये किसका सिंबल होता है? सेल का। सेल के बारे में अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा। तो ये सेल है, यहां पर मैंने एक की लगा दी, ठीक है, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी। ये रेजिस्टेंस मैंने सेल के साथ जोड़ दिया, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो सेल है ना, इससे रिलेटेड दो चीजें होती हैं। एक तो सेल का होगा ईएमएफ, एक सेल का होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहीं पर भी अगर आप सेल बनाओगे तो उसका ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप साथ के साथ लिखोगे। तो ये सेल है, इसका ईएमएफ ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंसेस हैं। एक तो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर का होता है, और एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने सेल के साथ जोड़ा है। ठीक है, यहां पर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं, कुछ ऐसे। ठीक है, एक तो डायग्राम है ये वाला। अब दूसरा डायग्राम क्या है? यहां पर वही सेल ले लिया, यहां पर वही की ले ली, इस सेल का ईएमएफ ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसको मैंने जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। और यहां पर मैं क्या करता हूं? एक वोल्ट मीटर पैरेलली जोड़ देता हूं, ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों डायग्राम्स में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर इस की को क्लोज कर दूं तो अंतर तो हो गया, ये सर्किट तो है ओपन सर्किट और ये सर्किट हो गया क्लोज्ड सर्किट। ये फर्क आ जाएगा दोनों डायग्राम्स के अंदर। अब क्लोज सर्किट के अंदर तो करंट हमेशा फ्लो करता है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपने शुरू में पढ़ा है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो यहां से करंट आई फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये करंट की डायरेक्शन है। यहां पर करंट इसलिए फ्लो नहीं करता क्योंकि यहां पर सर्किट टूटा हुआ है, जॉइंट नहीं है, ओपन सर्किट है, जिसके कारण यहां पर कोई भी करंट नहीं आ सकता। अब यहां पर करंट कितना आएगा वो देखते हैं। करंट इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर करंट आएगा कितना वो हम निकाल लेंगे V = IR से, ओहम्स लॉ जो कि मैंने आपको पढ़ाया। यहां से I की वैल्यू निकाल लो। I की वैल्यू किसके बराबर होगी? V/R। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम E से लिख रहे हैं, E डिवाइडेड बाय R। R का मतलब होता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इतना करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगा। क्लियर है सारी बातें? अब यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है। ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको दिख रही है, वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है वो इसके साथ कनेक्टेड है, सेल के साथ। यहां पर भी जो वोल्ट मीटर है वो सेल के साथ कनेक्टेड है ना? यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब यहां पे सबसे पहले हम इस ओपन सर्किट की बात करेंगे। इन द गिवन ओपन सर्किट, अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं तो ये जो वोल्ट मीटर है वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेजर करके दिखाएगा ना। वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके दिखाएगा? वो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके दिखाएगा जितनी उस सेल की ईएमएफ है। उस सेल की ईएमएफ कितनी है? E। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिखाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अगर सर्किट ओपन होता है, अगर सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो उस टाइम ये जो वोल्ट मीटर है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिखाएगा वो उस सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। क्लियर है? उसके बाद हम इस सर्किट की बात करते हैं। इस सर्किट के अंदर ये जो वोल्ट मीटर है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताएगा वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। फिर वो क्या होगा? अब हम वो देखते हैं। इन द गिवन क्लोज सर्किट, इस सर्किट के अंदर ये जो वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताएगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहां पर और यहां पर अंतर है। यहां पर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहां पर करंट फ्लो करेगा। अगर यहां पर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के कारण इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है। अब यहां पर इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर उस करंट के कारण अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो ये जो वोल्टमीटर जो हमने कनेक्ट किया हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करके दिखाएगा? वो मेजर करके दिखाएगा E - IR। इतना पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करके दिखाएगा। इस वैल्यू और इस वैल्यू में बहुत अंतर है। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये V है, यहां पर भी V है। V का मतलब क्या है? V का मतलब है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये वोल्ट मीटर मेजर करके बताता है। ठीक है। यहां पर भी E है, यहां पर भी E है। E का मतलब क्या है? E का मतलब होता है सेल का ईएमएफ। यहां पर कोई IR नहीं है, लेकिन यहां पर IR माइनस हो रहा है। किसमें से? E में से। ये जो IR है, अगर आप ध्यान से देखो, करंट इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप। 10th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी होगी। V = IR होता है ना, तो इस IR को हम V लिख सकते हैं। V को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। कहां हो रहा है ये पोटेंशियल ड्रॉप?
ये पोटेंशियल ड्रॉप वहां पर होता है जहां पर आर है। आर कहां पर है? आर इस सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना होगा? IR। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्किट अगर ओपन हो और कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा हो तो उस टाइम ये वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिखाएगा वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन अगर सर्किट को क्लोज कर दिया जाए और करंट को फ्लो करवा दिया जाए तो उस टाइम ये वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिखाएगा वो सेल के ईएमएफ से बराबर नहीं होगा, बल्कि उस ईएमएफ से कुछ ना कुछ कम होगा। कितना कम होगा? ये उस वैल्यू से कम हो जाएगा जिस वैल्यू का पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर होता है। ये जो सेल है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? IR। I का मतलब करंट, R का मतलब इसका खुद का रेजिस्टेंस। इस वैल्यू को अगर मैं ईएमएफ में से घटा दूं तो जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की उतनी वैल्यू ये वोल्टमीटर मेजर करके दिखाएगा। अगर मैं I को 0 पुट कर देता हूं, पुट I इज इक्वल टू 0, जैसे ही मैं I को 0 पुट करता हूं तो इसका मतलब करंट है ही नहीं, करंट नहीं है, इसका मतलब वो ओपन सर्किट है। अगर I को 0 पुट करता हूं यहां पे तो V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है? E के बराबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर है सारी बातें? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब सेल से आप करंट ले रहे हो, जब सर्किट क्लोज है, जब करंट निकल रहा हो, तो उस टाइम सेल के दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस IR के बराबर होगा। क्लियर है? अब मैं इसको न्यूमेरिकली बता रहा हूं। मान लो आपने एक सेल ले लिया, ये सेल है, इसका ईएमएफ है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और यहां से करंट आ रहा है I, ये I करंट है। इस सेल के कोरेस्पॉन्डिंग दो पॉइंट है A और B। आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्योंकि सर्किट तो क्लोज है। A और B के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो A और B के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं VAB से, और वो होगा VA माइनस VB, और ये किसके बराबर हो जाएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E माइनस IR। E का मतलब इसका EMF, I का मतलब इसके अंदर करंट, R का मतलब इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सेल गिवन हो, EMF हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, करंट फ्लो कर रहा हो, तो सेल के दोनों सिरों के बीच में दो पॉइंट होंगे, यानी सेल के दोनों तरफ दो पॉइंटों के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ऐसे निकालोगे। क्लियर है सारी बातें? अब बात है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू की। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला हमें पता है, बट I की वैल्यू हमने शुरू में निकाल ली, E बाई R प्लस R। ये वैल्यू भी आपको स्पेशल याद रखनी है कि क्लोज सर्किट के अंदर करंट इतना फ्लो करता है। ये ओहम्स लॉ है। I की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली थी। I की वैल्यू को इस अबोव इक्वेशन में पुट कर दो। पुट I इन अबोव इक्वेशन, पुट करो। Therefore V is equal to I कितना है? E by R plus R, इनटू में कैपिटल R। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो, तो R प्लस R किसके बराबर हो जाएगा? E by V इंटू में R। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो, E by V इंटू में R माइनस का R। यहाँ से R को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? E by V माइनस 1 इंटू में R। ठीक है, चाहे इसका एलसीएम ले लो, R इज इक्वल टू E माइनस B बाई V इंटू में R। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आने वाले टॉपिक्स में भी यूज होगा, न्यूमेरिकल में भी होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी होगा। क्लियर है सारी बातें? अब इसके अंदर रह गई दो छोटी छोटी बातें। दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR, एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E प्लस IR।
ये दो फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का फॉर्मूला होता है हमेशा डिस्चार्जिंग के लिए, और V इज इक्वल टू ई आई आर का फॉर्मूला होता है हमेशा चार्जिंग के लिए। अब जैसे कि हम एक सेल ले आए मार्केट से, हमारे घर में दीवार घड़ी है, मान लो यहाँ पर दीवार घड़ी लटकी खड़ी है, उसके अंदर सेल नहीं है, मैं एक मार्केट से सेल ले आता हूँ और उसको इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अगर वो सेल मेरे हाथ में होता है तो उसका किसी भी चीज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, ओपन सर्किट है। लेकिन जैसे ही मैं उस सेल को उस घड़ी के अंदर डाल देता हूँ और सुइयाँ चलने लग जाती है, घड़ी सही तरीके से चलने लग जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, हम उस सेल से करंट ले रहे हैं या उस सेल को करंट दे रहे हैं? हम उस सेल से करंट ले रहे होते हैं। आपने देखा होगा 2-3 महीने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज क्यों होता है? क्योंकि हम उससे करंट ले रहे हैं। अगर हम किसी भी सेल से करंट ले रहे होते हैं तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर मैं किसी भी सेल को चार्ज कर रहा हूँ, उसको करंट दे रहा हूँ, तो उस टाइम V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर का फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है सारी बात? एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस आप पढ़ोगे। एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ये ओपन सर्किट के अंदर होता है, ये क्लोज सर्किट के अंदर होता है। एक अंदर तो ये है। इस तरीके से बहुत सारे अंदर आपको बुक में मिलेंगे, सारे आपको करने, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। अब जैसे कि 10th क्लास में आपने पढ़ा सेल इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो टॉपिक है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो अपने +2 में होता था, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया। अब वो हमें नहीं करना, एक तो कलर कोड नहीं करना और एक रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये नहीं करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, वो चीज हमें करनी है और ये चीज सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सेल इन सीरीज। दो सेल या दो से ज्यादा सेल को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो उसके बारे में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक आसान है लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारे पास दो सेल है, ये है सेल नंबर 1 और ये है सेल नंबर 2। इस सेल का EMF है E1, इस सेल का EMF है E2। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। कोई भी सेल होता है उससे रिलेटेड EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, ठीक। अब यहां पर इस सेल को इस सेल के साथ मैंने कनेक्ट करके रखा है। एक्चुअली में आप कैसे कनेक्शन करते हो सेल का सेल के साथ? एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। आप घरों में भी करते हो, आप ऐसे ही करते हो। यहां पर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, 3 पॉइंट ले लिया। अब ये जो सर्किट है ना, ये जो सेल है, ये सेल किसी ना किसी सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट है, यहां पर I करंट है, ऐसे। ये मत सोचना कि मैंने इसको जोड़ा नहीं है, मैं एक सर्किट का एक छोटा सा पार्ट ही बना रहा हूँ। यहाँ पर पूरा का पूरा सर्किट है, वो कनेक्टेड है, करंट फ्लो कर रहा है, और कितना I, ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी तक, दो सेल लिए, दोनों का EMF E1 E2 है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, दोनों को मैंने सर्किट के साथ कंबाइन कर दिया, वो भी एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ सही तरीके से। यहाँ पे पूरे सर्किट के साथ उसको कनेक्ट करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद इसके अंदर करंट फ्लो होगा। वो तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता ही करता है, ठीक है। अब मैंने 3 पॉइंट ले रखे हैं A, B, C। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस सेल 1 की बात करते हैं, फिर हम सेल 2 की बात करेंगे। फॉर सेल नंबर 1, इस सेल को भूल जाओ, सिर्फ इस सेल को देखो।
ये सेल है, इसके कोरिस्पोंडिंग लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट है ए, राइट हैंड साइड में दूसरा पॉइंट है बी। तो इस सेल के लिए हमें ए और बी पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा क्योंकि सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं VAB से। V से ही लिखते हैं ना, V से ही लिखते हैं, E से तो नहीं लिखते, E तो EMF होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच का कितना होगा VAB। इसको खोलेंगे कैसे, VA माइनस VB, ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। इसको हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज, E माइनस IR, इसका EMF कितना है E1 माइनस इसके अंदर करंट कितना है I, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। ऐसे लिखेंगे। इसको ओवरऑल ये लिख दो ऐसे लिखे रखो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इस सेल नंबर 2 के लिए काम करेंगे। फॉर सेल नंबर 2, सेल नंबर 2 के कोरिस्पोंडिंग दो पॉइंट है B और C। इन दोनों पॉइंटों के कोरिस्पोंडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। B और C पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम VBC से लिखते हैं, और वो VBC किसके बराबर होगा, VB माइनस BC के बराबर, और वो होगा किसके बराबर, E2 माइनस I इंटू में R2। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों सेल के लिए काम कर लिए। अब हम A और C पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। A और C पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं, VAC से, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VC लिखा जा सकता है ऐसे। अब ये जो VAC है जिसको मैंने VA माइनस VC लिख दिया, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? इसके अंदर मैंने VB को घटा दिया और VB को ही जोड़ दिया। VB को घटाने और जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, इसलिए हम इस स्टेप को ये चीज लिख सकते हैं। अब फर्क क्या पड़ेगा, अब फर्क ये पड़ेगा कि ये जो VA माइनस VB है इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, किसके बराबर है, E1 माइनस I R1 की। E1 माइनस I R1 प्लस VB माइनस VC की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, कितनी है, E2 माइनस I R2। E2 माइनस I R2, क्लियर है। अब VAC इज इक्वल टू E1 E2 को इकट्ठा कर लो, E1 प्लस E2 माइनस I R1 माइनस I R2 में से I कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो E1 प्लस E2 है इसको हम लिख देंगे E इक्विवेलेंट, और ये जो R1 प्लस R2 है इसको हम लिख देंगे R इक्विवेलेंट। तो होगा क्या, देयरफॉर VAC कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। आंसर तो वही आ गया, सेम टू सेम। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर E इक्विवेलेंट का आंसर है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट का आंसर है R1 प्लस R2। ये देखने वाली बात है। और याद क्या रखोगे, अगर दो सेल हैं जिसका EMF E1 E2 है तो उसका टोटल EMF क्या होगा, अगर मैं उसको सीरीज में जोड़ देता हूं तो उसका EMF हो जाएगा E1 प्लस E2। अगर दो से ज्यादा सेल होते, n नंबर ऑफ सेल होते, तो उसका इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाता, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN, इतना हो जाता है। मतलब सिंपल EMF को जोड़ दोगे अगर दो या दो से ज्यादा सेल सीरीज में लगे हुए हैं तो, ठीक है। अब बात है इंटरनल रेजिस्टेंस की। ये दो सेल है, दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। जैसे कि आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा,
रेजिस्टेंस इन सीरीज का रिजल्ट क्या होता था R1 प्लस R2। बिल्कुल वैसे ही दो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है उसको सीरीज में जोड़ने से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर बहुत सारे सेल होते तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता R1 प्लस R2 प्लस RN। इस तरीके से सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस जुड़ जाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं और सभी का EMF E1 E2 E3 E4 E5 EN है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5 RN है, सभी को मैंने सही तरीके से सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा सभी EMF का जोड़ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सभी रेजिस्टेंसेस का जोड़। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों सेल अगर सही तरीके से ना जुड़े हों तो क्या होगा? मान लो ये पहला सेल है, इसका EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा सेल है, इसका EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, गलत कनेक्शन कर दिया मैंने, तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा E1 माइनस E2 और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। मतलब अगर आप सेल को, चाहे दो सेल हो चाहे दो से ज्यादा हो, अगर आप सही तरीके से जोड़ते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। अगर आप गलत तरीके से भी जोड़ते हो तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, वो तो जुड़ेगा। लेकिन अगर आप दो सेल को अगर सही जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट EMF होगा E1 प्लस E2, लेकिन आप गलत जोड़ते हो तो हो जाएगा E1 माइनस E2। उससे भी पहले एक स्टेप होता है E1 प्लस माइनस E2। ये E1 तो पॉजिटिव होगा और ये जो E2 है वो नेगेटिव में लिया जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, एक इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेट कर लिया आपके घर में एक टॉर्च है, उस टॉर्च के अंदर 3 सेल डलते हैं, 3। ठीक है, एक सेल ये डाल दिया, दूसरा सेल ये डाल दिया, तीसरा सेल ये डाल दिया टॉर्च के अंदर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो इसकी बत्ती होगी, लाइट होगी, वो ऑन हो जाएगी क्योंकि आपने सेल को सही तरीके से लगाया। लेकिन फिर आप क्या करते हो, सेल को उल्टा कर देते हो। एक सेल को आपने उल्टा कर दिया और क्या बन गया, पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ हो गया। तो उस टाइम EMF जितनी चाहिए होती है लाइट को ऑन होने के लिए, उतनी EMF उसको नहीं मिलेगी। इन दोनों के टोटल EMF में से इसका EMF माइनस हो जाएगा, इसलिए उसकी बत्ती ऑन नहीं होगी। क्लियर है? पता चला? कोई डाउट? तो इस तरीके से आपको ये सेल इन सीरीज का टॉपिक करना है। अब हम करेंगे सेल इन पैरेलल। सेल इन पैरेलल करने से पहले आप 2 मिनट सेल इन सीरीज को माइंड में रिवाइज करें। सभी ने कर लिया होगा सेल इन सीरीज को माइंड में रिवाइज। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट, सेल इन पैरेलल। अब हमें 2 सेल लेना है जिसका EMF
गिवन होगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, लेकिन दोनों को हमें पैरेलल में कंबाइन करके रखना है। मान लो ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। ये दो सेल मैंने ले लिए, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ले लिया बी, यहां पर एक पॉइंट ले लिया सी। इस सेल को सेल नंबर 1 बोलते हैं, इस सेल को सेल नंबर 2 बोलते हैं, ठीक है। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। सर्किट क्लोज्ड है, ऑलरेडी दिख रहा है, करंट फ्लो करेगा। लेट कर लिया ये जो पहला सेल है इसके अंदर से I1 करंट फ्लो करता है, और ये जो सेल है इसके अंदर से I2 करंट फ्लो करता है। एक बात आपने 10th क्लास में सीख ली थी, सीरीज के अंदर जो करंट है वो सेम रहता है, पैरेलल के अंदर जो करंट है वो अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। दोबारा बता रहा हूँ, अगर सेल को या रेजिस्टेंस को, हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाओगे तो करंट रहेगा सेम, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग। दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाओगे तो उस टाइम करंट होगा अलग अलग, लेकिन पोटेंशियल होगा सेम। बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पे। दोनों सेल के कोरिस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो है V, ठीक है। यहाँ पहले सेल से करंट निकल रहा है I1, दूसरे सेल से करंट निकल रहा है I2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही सारी बातें, पहले हम पहले सेल के लिए काम करेंगे, फिर हम दूसरे सेल के लिए काम करेंगे। एक और बात, I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, इस जंक्शन के ऊपर आके मिल जाएंगे, और इस जंक्शन के ऊपर टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। यही टोटल करंट पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करके यहाँ से आएगा और I1 और I2 में बढ़ जाएगा, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है। तो जो टोटल करंट है सर्किट के अंदर, टोटल करंट इन द सर्किट, वो किसके बराबर है, I के बराबर, और I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमारा एक ही काम है, I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सेल नंबर 1 के लिए बात करते हैं। फॉर सेल नंबर 1, इस सेल को भूल जाओ, ये है ही नहीं। इस सेल के कोरिस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट है, एक पॉइंट B, एक पॉइंट C। तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे B और C के बीच का इस सेल के लिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, इस सेल के लिए B और C पॉइंट के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, जो कि कितना है, V, और वो होगा क्या, VB माइनस का VC, और वो किसके बराबर होगा, E1 माइनस I1 इंटू में R1, E1 माइनस I1 इंटू में R1, जो कि मैंने आपको लिखना सिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। अब V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से I1 R1 निकाल लो, I1 R1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस V। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो, किसके बराबर हो जाएगी, E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। ये I1 की वैल्यू है जो कि हमें इसके अंदर पुट करनी है। अब बात है I2 की। I2 निकालने के लिए हमें सेल नंबर 2 के लिए काम करना पड़ेगा। फॉर सेल नंबर 2, B और C पॉइंट के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, जो कि कितना है, V, जो किसके बराबर होगा, VB माइनस VC के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, E2 माइनस I2 R2, E2 माइनस I2 R2, इसी के बराबर होगा। यहाँ V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, I2 R2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस V। यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लो, E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2, ये आ गई I2 की वैल्यू। I1 हमने निकाल लिया पहले सेल के लिए कि करंट कितना है, I2 हमने निकाल लिया दूसरे सेल के लिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब दोनों वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो।
पुट बोथ द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही है। दोनों वैल्यू को पुट कर दो। I इज इक्वल टू I1 कितना है? E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। I2 कितना है? E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। इसको आगे सॉल्व करना है, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। फिजिक्स यही तक है, आगे तो मैथ्स। तो एक बार इसको देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो हमारा जो स्टेप है वो है I इज इक्वल टू E1 माइनस वी डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 माइनस वी डिवाइडेड बाई R2। ये स्टेप है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। अब थोड़ा सा मुश्किल मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, मुश्किल आपके लिए हो सकता है, ध्यान से देखना। R1 को और R2 को अलग अलग कर दो। हम ऐसे लिख सकते हैं E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ऐसा लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यानी इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर लिया और इस टर्म में से माइनस V को कॉमन लेके बाकी बची हुई चीज को लिख दिया। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करो। यहां पर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 का एलसीएम कितना आएगा? R1 R2। ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, यही होगा। माइनस का V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का एलसीएम लो, ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी टर्म है ना, इसको इधर ले आओ और I को उधर ले जाओ। V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, ये तो ले आया मैं इस तरफ। ये टर्म तो रहेगी ऐसे की ऐसे, E1 R2 माइनस प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, और ये माइनस का I ऐसे आ गया। मतलब इस पूरी टर्म को मैं इधर ले आया और I को मैं उधर ले गया। अब यहां पर इस b की वैल्यू निकालो, इस टर्म को उधर ले जाओ। मैं 2-3 स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं। v इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप इस टर्म को सॉल्व करके v की वैल्यू निकालोगे तो यही टर्म आएगी। क्लियर है? अब आप क्या करो, ये जो टर्म है इसको इक्विवेलेंट पुट कर दो। पुट E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट। और ये जो टर्म है इसको आप R इक्विवेलेंट पुट कर दो। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। जैसे इसको पुट करोगे रिजल्ट क्या बन जाएगा? Therefore V is equal to, इसको तो आपने इक्विवेलेंट पुट कर दिया, माइनस I पहले से था और इसको आपने R इक्विवेलेंट पुट कर दिया। रिजल्ट तो वही आ गया जो शुरुआत में हमने लिया था, V is equal to E माइनस I। ये चीज है। अब आपको इन दोनों स्टेप के बारे में मेनली पढ़ना है, ये स्टेप और ये स्टेप। मतलब ऐसे सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट क्या होगा और R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर E इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने निकाला R इक्विवेलेंट और वो किसके बराबर निकाला? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, 1 बाई R इक्विवेलेंट कर लो, किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2।
अगर आप इसको सोल्व करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1/r2 प्लस 1/r1। आप इसको अरेंज करके लिख लो, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो वही रिजल्ट आ गया 10th क्लास वाला। दो सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जैसे कि आता होता है। क्लियर है? अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि सेल को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आता है। अगर यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, फॉर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, मान लो कि बहुत सारे सेल्स हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn, ये हो जाता। क्लियर है यहां तक? ये तो था R इक्विवेलेंट के बारे में। अब है E इक्विवेलेंट के बारे में। E इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला था, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला था, 1/r इक्विवेलेंट ये था R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, यही था। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई, ये टर्म क्या है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, ठीक है। इस पूरी टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, ठीक है। अब इस चीज को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर दो, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये स्टेप भी आपको याद रखना है। ये तो है दो सेल के लिए इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशियो। लेकिन अगर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, फिर फॉर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, बहुत सारे सेल्स हैं पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस En डिवाइडेड बाई R। इस तरीके से इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज रह गई लास्ट, लास्ट चीज क्या रह गई, उसके लिए हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट EMF का रिजल्ट क्या था, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही था। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर था, 1/R1 प्लस 1/R2, दो सेल्स के लिए। अब मैंने कंडीशन लगा दी, क्या, इसका EMF इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका EMF इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, मतलब दो आइडेंटिकल सेल है, फॉर टू आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल के बारे में भी हमें पढ़ना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम सेल, 2 वोल्ट का 2 वोल्ट का, ऐसे, ठीक है। तो अगर आइडेंटिकल सेल हुआ तो उस टाइम
इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर होगा? E1, E2, R1, R2, R1, R2 सब E और R के बराबर है। E1 E के बराबर, R2 R के बराबर, E2 E के बराबर, R1 R के बराबर, R1 R के बराबर, R2 R के बराबर। ER प्लस ER 2ER डिवाइडेड बाई R प्लस R 2R, 2R से 2R कैंसिल हो गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर आ गया? ईएमएफ E के बराबर। ये चीज आपको स्पेशल याद रखनी है कि अगर दो सेल हो या दो से ज्यादा सेल हो, अगर वो सेम है, आइडेंटिकल है, सभी का ईएमएफ, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम है और सारे के सारे सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। एक सेल का ईएमएफ किसके बराबर है? E, तो इसी का इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। क्लियर? दोबारा बता रहा हूं ये चीज, अगर दो सेल हो या दो से ज्यादा सेल हो, अगर आइडेंटिकल है, हर चीज में आइडेंटिकल है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ E के बराबर आ जाएगा। और E क्या है? एक सेल का ईएमएफ। ये चीज आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं। R1 किसके बराबर है? R के। R2 किसके बराबर है? R के। तो 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा? 2/R। तो यहां से R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? R/2। ये इसका R इक्विवेलेंट है। क्लियर? तो ये पूरा टॉपिक सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल का था, और बहुत सारे इसके अंदर स्पेशल केसेस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, एक बार इसको देखिए, उसके बाद हम सारी बातें आइडेंटिकल सेल्स की करेंगे, n नंबर ऑफ सेल्स की करेंगे। देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। यानी बहुत सारे सेल्स हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है सभी सेल्स की ईएमएफ, सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। बहुत सारे n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं, उनको हमें सीरीज में जोड़ना है, उनको हमें पैरेलल में जोड़ना है, और उनको हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब होता है सीरीज में भी, पैरेलल में भी। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स है इसके अंदर, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल और सेल इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। एक एक करके हम करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले सेल इन सीरीज। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, और ये nth सेल है। तो n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सभी को मैंने सीरीज में जोड़ दिया। उसको हमें जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ। ठीक है, सर्किट को कर दिया क्लोज्ड, जिसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये I करंट है, क्योंकि सर्किट क्लोज है तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। हमें यही निकालना है कि इसके अंदर करंट फ्लो करता कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल है, सभी का ईएमएफ, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना होगा? इसका कितना है? ई सभी का ई है, सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो सभी को जोड़ोगे E प्लस E प्लस E प्लस E किसके बराबर हो जाएगा? NE के बराबर। ठीक है, अब बात हम करते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी सिंपली तरीके से प्लस होगा। इसका R है, R सारे के सारे सीरीज में हैं, तो हम क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। R प्लस R प्लस R प्लस R किसके बराबर हो जाएगा? NR। ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? NR। तो जोड़ दी। हमारे पास टोटल ईएमएफ है सर्किट का, हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट का, तो अब हम करंट निकाल सकते हैं कि सर्किट के अंदर करंट कितना है।
करंट इन द सर्किट। तो करंट होता है I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर टोटल पोटेंशियल कितना निकाला है हमने, NE। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यही होगा। तो इतना करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। ये करंट निकालने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ये जो सिस्टम है, ये जो चीज मैंने बताई है, वो न्यूमेरिकल के अंदर यूज होती है। अब इसके अंदर दो स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस ये है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा हो। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल देन इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो है बहुत ज्यादा और एक अकेला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो उस टाइम हम इस R को अवॉइड कर सकते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NR। R की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, N से N कैंसिल हो गया, I कितना हो गया, E बाई R। लेकिन ये करंट की वैल्यू तब आएगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में, ठीक है। दूसरा केस ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टोटल है वो नेग्लिजिबल हो इस अकेले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुकाबले में। इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, तो अब की बार हम इस फैक्टर को इग्नोर करके चलेंगे। देयरफॉर करंट कितना आ जाएगा, NE डिवाइडेड बाय R, ये करंट आ जाएगा। तो इसके अंदर करंट है कितना, वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और अगर मैं नेग्लिजिबल वैल्यू को अगर अवॉइड करके ना चलूं तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, क्लियर है। तो ये था सेल इन सीरीज। उसी तरीके से सेल इन पैरेलल, पहले इसको देखो एक बार। उसके बाद है सेल्स इन पैरेलल। बहुत सारे नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं, उनको मैंने पैरेलल में कंबाइन कर दिया। तो क्या होगा, मान लो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इस तरीके से यहां पर ये nth सेल है। बहुत सारे सेल्स हैं, सभी का EMF E है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो सबको मैंने पैरेलल में कंबाइन करके सर्किट बना के यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से I करंट आता है, ये I करंट पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करता है, यही I करंट हमें निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इस सर्किट का टोटल EMF देखेंगे, टोटल EMF ऑफ द सर्किट। और ये चीज मैंने आपको थ्योरी में बताई थी कुछ देर पहले कि अगर इसका EMF E है, इसका E है, इसका E है और सभी का EMF E है, तो टोटल इंटरनल जो टोटल इक्विवेलेंट EMF है वो एक सेल के EMF के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो टोटल इक्विवेलेंट EMF किसके बराबर होगा, E के बराबर। अब हम देखेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का टेक्निक है 1/R इक्विवेलेंट, इसके बराबर था 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है। इसको हमने बोल दिया M/R, ठीक है। अब इसको R इक्विवेलेंट निकाल लो, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/M, ये हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही होगा। अब हमारे पास इस पूरे सर्किट का टोटल EMF है, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, करंट निकाला जा सकता है। तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है, E, रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R/M।
ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, E डिवाइडेड बाई एम आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एम। इस एम को ऊपर ले जाओ, I इज इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस स्मॉल आर। इतना करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। क्लियर? अब इसके अंदर भी वही दो स्पेशल केस आते हैं। पहला स्पेशल केस ये है कि कैपिटल आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा हो, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन, सॉरी, कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर। मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है और अकेला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है, तो उस टाइम हम इस आर को अवॉइड कर सकते हैं। देयरफॉर जो करंट है वो कितना हो जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। इतना करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। दूसरा स्पेशल केस भी इसी के अंदर आता है कि जब आर है अगर वो बहुत ज़्यादा है स्मॉल आर से, तो करंट कितना हो जाएगा। अब के बाद हम स्मॉल आर को अवॉइड कर सकते हैं, एम ई डिवाइडेड बाई एम आर। एम से एम कैंसिल हो गया, करंट कितना आ गया, ई बाई आर। क्लियर है? तो ये इसके स्पेशल केस है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। तीसरा जो कंसेप्ट होगा वो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। पहले इसको देखो। उसके बाद है सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में भी डालना है, पैरेलल में भी डालना है, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। कैसे? ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये nth सेल है। ये सारे के सारे सेल किसमें, सीरीज में। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये nth सेल। ये सारे सेल भी किसमें, सीरीज में। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये nth सेल। ये सारे सेल भी किसमें, सीरीज में। उस तरीके से यहाँ पे ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये nth सेल, ये भी सारे किसमें, सीरीज में। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और बीच में सारी लाइन और ये लास्ट वाली लाइन आपस में किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है? तो ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, लेकिन ये आपस में पैरेलल में। तो इसमें हमने ये मिक्स्ड ग्रुपिंग कर दी। अब मैं इस पूरे सर्किट को टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ जोड़ देता हूं, जिसके कारण इसके अंदर आई करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सर्किट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज्ड। अब ये आई करंट फ्लो कितना करेगा वही हमें निकालना है। ठीक है? अब ध्यान से देखना इस टॉपिक को। सारे के सारे इंटरनल जितने भी सेल्स हैं सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, सभी का टोटल ईएमएफ जो ई है वो सभी का सेम है। अब सबसे पहले हम इस लाइन की बात करते हैं। इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, बीच में आने वाले सारे सेल्स के ईएमएफ सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई। ऐसे हम लेंगे नंबर एन और ऐसे हम लेंगे नंबर एम, तो ध्यान देना। अब हम निकालेंगे टोटल ईएमएफ, पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अब ये बात देखने वाली है, इस लाइन का टोटल ईएमएफ है एन ई, इस लाइन का टोटल ईएमएफ है एन ई, इस लाइन का टोटल ईएमएफ है एन ई, लास्ट वाली लाइन का टोटल ईएमएफ है एन ई। तो ओवरऑल अगर मैं इन सारों को पैरेलल में देखता हूं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एक लाइन के टोटल ईएमएफ के बराबर, मतलब एन ई। तो पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन ई। पता चला? उसके बाद है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल
रेजिस्टेंस। ये भी देखने वाली बात है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका R और सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक लाइन के अंदर कितना हो गया? NR हो गया ना। इसका NR, इसका NR, इसका NR, इसका NR, लास्ट वाली लाइन का NR, तो ये सारे के सारे आपस में पैरेलल हैं। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR और प्लस 1/NR, यही हो जाएगा, क्योंकि इसका NR है, इसका भी NR, तो सारे के सारे पैरेलल में हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? M/NR। N का मतलब नंबर ऑफ सेल्स ऐसे हॉरिजॉन्टल, और R का मतलब M का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स ऐसे, मतलब वही रो और कॉलम वाली बात, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? NR डिवाइडेड बाई M। ये हो जाएगा सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम R से लेते हैं और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? NR/M। क्लियर? अब हम इस सर्किट के अंदर करंट निकाल सकते हैं। वी नो दैट I क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही होगा। टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट किसके बराबर है? NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट किसके बराबर है? R प्लस NR डिवाइडेड बाय M। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, सोल्व करो, उसको सोल्व करने पर आ जाएगा MNE डिवाइडेड बाय MR प्लस NR। इतना करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। क्लियर है? इतनी बात हम फर्स्ट टॉपिक में भी हमने करी थी, सेकंड टॉपिक में भी हमने करी थी और थर्ड टॉपिक के अंदर भी हमने करी है। अब इसके अंदर दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट होता है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम कब होगा। यह चीज इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए और नॉलेज के लिए भी। अब ये हमने करंट तो निकाल लिया, अब हम ये चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम हो, वो कब होगा? ये करंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। सिंपल सी बात है। टू हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I मैक्सिमम, अब हमें I नहीं चाहिए, I मैक्सिमम चाहिए, तो इसके लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। MR प्लस NR शुड बी इक्वल टू मिनिमम। क्लियर है इतनी बात? इस पूरे कंसेप्ट को एक बार ध्यान से देखो, उसके बाद हम इस कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में रिजल्ट निकल जाएगा। अब हम अगर करंट को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को मिनिमम होना ही पड़ेगा। अब ये जो स्टेप है इसके साथ में खेल खेलना है। क्या? MR को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट MR का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। NR को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट NR का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमम लिखा जा सकता है। अब हम इसके अंदर कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे। क्या? अंडर रूट MR का स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का स्क्वायर। मैंने 2 अंडर रूट MNRR ये तो घटा दिया और 2 अंडर रूट MNRR ये जोड़ दिया और ये इक्वल टू मिनिमम है। पहले तो हमने MR को अंडर रूट MR का स्क्वायर लिखा, NR को अंडर रूट NR का स्क्वायर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने इस फैक्टर को माइनस कर दिया और इस फैक्टर को प्लस कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में फर्क ये पड़ गया कि ये जो फॉर्मूला है A माइनस बी का स्क्वायर का बन गया। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट
एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इसका स्केयर, क्योंकि इसका स्केयर खोलोगे तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab एज इट इज बन जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर इज इक्वल टू मिनिमम, ये पहले से ही गिवन है, ठीक है। अब लास्ट है, दो चीजों का सम मिनिमम कब होगा? जब एक चीज जीरो हो जाए। दोबारा बता रहा हूं, ये प्लस ये इज इक्वल टू मिनिमम, ये कब होगा? जब या तो ये फैक्टर जीरो हो या फिर ये फैक्टर जीरो हो। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इस फैक्टर को जीरो पुट कर देता हूं ताकि इन दोनों का सम मिनिमम रहे, ठीक है। तो पुट अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्केयर इज इक्वल टू जीरो। दोबारा बता रहा हूं, इस फैक्टर को जीरो अगर हम पुट करेंगे तो जीरो प्लस समथिंग, वो तो कम से कम वैल्यू देगा। तो इन दोनों का सम मिनिमम कब होगा? जब या तो ये टर्म जीरो हो या फिर ये टर्म जीरो हो। अगर हम इस टर्म को जीरो पुट कर देंगे तो इन दोनों का सम मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, तो ये खोलेंगे तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू जीरो, अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर, रूट से रूट कैंसिल, एम आर इज इक्वल टू एन आर। यहां से हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, एन आर बाई एम। ये वो कंडीशन आ गई, अगर हम इस कंडीशन को ओबे करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम रहेगा। ये आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि है हमने कनेक्ट करके रखा। और ये एन आर बाई एम क्या है? ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देख लेना, पीछे मैंने करवाया था, ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम ये वाली कंडीशन ओबे कर दें कि अगर हम बहुत सारे सेल्स मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर अगर कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे सेल्स को सीरीज में, बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ उसको कंबाइन कर देते हैं और करंट को फ्लो करवाते हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम रहे तो कोशिश करो कि उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। अगर सर्किट का टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बराबर हो गए तो उस टाइम इस सर्किट के अंदर करंट क्या रहेगा? मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट आपको ढंग से करना है, अच्छे तरीके से करना है। आधा मिनट है, इस चीज को देखो। अब एक छोटी सी चीज रह गई, ये जो सेल्स हैं इसको हम तीन तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड ग्रुपिंग में। सबसे पहले हमने सीरीज के अंदर बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया। दूसरी बात, हमने बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया। और तीसरी बात, हमने बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स को मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर हमने कनेक्ट किया, ठीक है, जो कि हम तीनों टॉपिक्स कर चुके हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो उस टाइम जो वोल्टेज है वो हमेशा मैक्सिमम रहती है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो उस टाइम जो करंट है वो हमेशा मैक्सिमम रहता है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे सेल्स को मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर कनेक्ट करता हूं तो उस टाइम जो पावर है वो मैक्सिमम रहती है। तो ये तीन बातें आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ध्यान रखनी है। और इन सारे चीज़ों के साथ सेल्स नाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स करना, इसके कंसेप्चुअल करना, क्वेश्चन करना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना, शॉर्ट आंसर टाइप आंसर क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी का पोर्शन करना, वो सारी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगले टॉपिक के अंदर हम अगला काम करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।